ईवीएम किन किन देशों में था और कहां कहां बैन हो गया, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। जिन जिन देशों में बैन हो गया, जर्मनी में, नीदरलैंड में, आयरलैंड में, यूके में, फ्रांस में, पुर्तगाल में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, नॉर्वे में, कनाडा में, बेल्जियम में, साउथ कोरिया में, इन तमाम देशों में ईवीएम था, ईवीएम बंद हो गया। लेकिन मुझे एक मन में शंका होती है जो आपके माध्यम से उधर बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी का आप बहुत गुणगान करते हैं, आप कहते हैं प्रधानमंत्री जी बहुत लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता चमक रही है, वो महामानव हैं, विश्व गुरु हैं। तो ये कौन सी लोकप्रियता है प्रधानमंत्री जी की कि भाई प्रधानमंत्री जी की कौन सी लोकप्रियता है कि ईवीएम से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता कायम रहेगी, बैलेट से चुनाव कराएंगे तो लोकप्रियता खत्म हो जाएगी? अरे भैया, दोनों में अगर लोकप्रियता कायम है तो बैलेट से चुनाव करा लो, उसमें भी पता चल जाएगा कितने लोकप्रिय है प्रधानमंत्री जी, कितनी लोकप्रिय है भारतीय जनता पार्टी, कितने लोकप्रिय हैं आप लोग, ये आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात मान्यवर, आपने अभी मैंने सुना कि डिटेंशन सेंटर बनाएंगे घुसपैठियों के लिए, और यह कहा गया कि इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया के तहत जो लोग पकड़े जाएंगे घुसपैठिए, उनको उस डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं, 11 साल से इस देश में ट्रंप की सरकार तो है नहीं, न बराक ओबामा की सरकार है, न बाइडेन की सरकार है, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आपने 11 साल में कितने घुसपैठिए हिंदुस्तान से भगाए, इसके बारे में आंकड़ा दीजिए सदन को आप जानकारी दीजिए। आप बिहार जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, झारखंड जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, दिल्ली आते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, हरियाणा जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, आसाम जाते हैं, वहां घुसपैठिया चिल्लाते हैं, घुसपैठिया पकड़ नहीं पाते। यह कौन सा घुसपैठिया है? जहां पर चुनाव होगा वहां आपको घुसपैठिया मिल जाते हैं, आप पूरा चुनाव उसके ऊपर करते हैं। कितने घुसपैठिया बिहार में मिले, इसको बताइए, देश को, इस सदन में बताइए। मैं आपको बताना चाहता हूं मान्यवर, मात्र 315 वहां पर विदेशी नागरिक मिले, जिसमें 78 मुसलमान थे, बाकी नेपाल के हिंदू थे। उसको आप इसलिए आंकड़ा नहीं जारी कर रहे हैं, 65 लाख में सिर्फ 315 मिले, आपकी छाती पे तो सांप लौटने लगा, आपको तो मजा आया नहीं। आप डिटेंशन सेंटर बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में। डिटेंशन सेंटर का पता है आपको? कानून, अंतर्राष्ट्रीय नियम। आपको स्कूल बनाने के लिए पैसा नहीं है, आपको अस्पताल बनाने के लिए पैसा नहीं है, मिड डे मील में आप बच्चों को नमक रोटी खिला रहे हैं, नौजवानों को रोजगार देने के लिए आपके पैसा नहीं है, खाद की बोरी देने के लिए पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं आप अपनी सनक को पूरा करने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, जहां पे घुसपैठियों को रखेंगे, उनको फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री एजुकेशन, रहने का घर, सड़क, सब आप अपने पैसे से देंगे, देश की जनता के पैसे से देंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, अगर कोई बांग्लादेशी मिले, कोई पाकिस्तानी मिले, कोई अफगानिस्तानी मिले, तो उसको उसके देश वापस भेज देना। हमारे पैसे से उनको यहां पे डिटेंशन सेंटर और घर बना के फ्री में बिजली, फ्री में पानी, फ्री में शिक्षा, फ्री में इलाज मत करना। और ज्यादा अगर आपको चिंता हो तो अपने घर के बाहर एक घर बना लेना, वहां रख लेना, अपने घर में रख लेना। हम लोगों का पैसा मत बर्बाद करो अपनी सनक के चक्कर में, दूसरी बात, सनक शब्द असंसदीय शब्द ना बोले। नहीं सर, सनक सर क्या क्या बोलते हैं ये लोग, किसको किसको गाली नहीं देते हैं। संसदीय शब्द ही बोलना है, और आपको भी बोलना है सर। बांग्लादेशी घुसपैठिया की ये लोग बात कर रहे हैं। लश्कर तोयबा का आतंकवादी, इनके माइनॉरिटी मोर्चा का अध्यक्ष था जम्मू कश्मीर में। लश्कर तोयबा का सब्जेक्ट पर तालिब हुसैन, सब्जेक्ट पर दैट विल सर सब्जेक्ट है, ये डिस्कशन सब्जेक्ट है सर। लश्कर तोयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में आप रखते हो,
लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो, आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो। आप यहाँ पे खाली देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हो। मान्यवर, अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है SIR। उत्तर प्रदेश में अभी हमारी मीटिंग हुई वहां के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से। वो कह रहे हैं 18% वोट काटे जाएंगे, करीब करीब 3 करोड़ वोट हमारे प्रदेश में काटे जाएंगे। और कैसे काटे जा रहे हैं? प्लीज संजय जी आप इधर बोलिए, चेयर की तरफ। क्या आप जानना चाहते हैं? आप आपस में बहस कराइए सर, उनको खड़ा कीजिए, प्लीज सर उनको खड़ा कीजिए, बहस कराइए। आप बोले कोई चीज जानते। हमारी मीटिंग हुई सर, हमारी पार्टी के प्रतिनिधि गए, वहां कहा गया 18% वोट काटे जाएंगे। क्या इस सदन की चिंता नहीं होनी चाहिए? उत्तर प्रदेश में आप 3 करोड़ वोट काटेंगे, 3 करोड़ वोट काटेंगे। आपने रामपुर के अंदर एक 80 साल की बूढ़ी महिला, सर मैं मिलने गया, आपको दर्द बताना चाहता हूं, 80 साल की बूढ़ी महिला। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप लोग फालतू बोलते रहते हो। पर ही बोले वही रिकॉर्ड पे जाएगा। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को अपनी पार्टी में रखते हो तुम लोग। कमेंट नहीं कर सकते। लश्कर तैयबा के आतंकवादियों को रखते हो अपनी पार्टी में। सर रामपुर में एक बूढ़ी महिला 80 साल की, उसका नाम है नूर जहां। सदन को उसकी चिंता सुननी चाहिए। उसने अपने 2 बेटे जो कुवैत में रहते हैं उनका फॉर्म भर दिया। उस 80 साल की बूढ़ी महिला नूर जहां के ऊपर मुकदमा हो गया सर, जबकि चुनाव आयोग का नियम कहता है कि अगर कोई आपका हिंदुस्तानी बच्चा विदेश में रहता है, उसका भी मतदाता हिंदुस्तान में वो बन सकता है। मां ने फॉर्म भरा, आपने दर्ज कर दिया। धन्यवाद संजय जी। अरे सर हमारी पार्टी में से, अरे हमारी पार्टी में से 1 आध मिनट ले लीजिए। ऑलरेडी मैंने मेरे पार्टी का समय है, 1 मिनट अधिक दिया सर। मैं दल का नेता हूं, मेरे पास अधिक दिया सर, मैं पार्टी का नेता हूं, मेरे पास टाइम है। ऑलरेडी 1 मिनट अधिक दिया टाइम है सर। आपने लिखकर पहले नहीं दिलवाया। तो हम टाइम हमारे में से काट लीजिएगा, हमारे में से टाइम काट लीजिएगा। आप जल्दी बोलिए। 1 मिनट मुझे और दीजिए। आप 1 मिनट में कंक्लूड। सर मैं अंत में यही कहना चाहता हूं, आपके इस जोर दबाव के चक्कर में हिंदुस्तान के 35 BLOs अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। ये सदन, अरे कहां मंत्री जी, आपको कैसे पता चलेगा? इस सदन को श्रद्धांजलि देना चाहिए। 35 लोगों की हत्या की है आप लोगों ने। धन्यवाद। तो शांति एक औरत थी जिसने अपने भेष बदला और एक आदमी के पुरुष का भेष लेकर वो अपने हस्बैंड को ढूंढने गई। वहां जब उसको मिला तो हस्बैंड तो छोड़ के चले गया था। उन्होंने क्या, अब तो हम मिल गए हैं, चल इकट्ठा लड़ाई लड़ते हैं। और इकट्ठा लड़ाई किसके लड़ते हैं? जो अत्याचार करता है। तो उन्होंने दोनों ने अपनी जान दे दी। ये आनंद मठ की कहानी है। ये किसी को आज सदन में किसी ने रखी नहीं। इसके पीछे भेद क्या है कि मातृभूमि की रक्षा करना तो हमारा कर्तव्य है ही, लेकिन एक दूसरा कर्तव्य भी है जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा। वो ये है कि जहां जहां अत्याचार होगा वहां हम विरोध करेंगे। असली आनंद मठ का मतलब ये है, कोई भी अत्याचारी हो, जो अत्याचारी है वो तो वंदे मातरम की बात नहीं कर सकता। जिसके खिलाफ अत्याचार हो वही वंदे मातरम की बात करेगा। सही है, बात तो यही है ना, ठीक है ना, चाहे वो कहीं भी हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि एक अंग्रेज था हेनरी क्रेक, 1937 में उसने ये बोला, जो हमारे स्वतंत्र सेनानी थे उनके बारे में ये बोला, बोले वंदे मातरम हैज बीन लिटरली द वॉर क्राई ऑफ द टेररिस्ट्स। क्या मतलब था कि जो वहां लड़ाई लड़ रहे थे कॉलोनियल पावर के खिलाफ, उनको टेररिस्ट बुलाया गया। क्यों बुलाया गया? क्योंकि अपने हकों के लिए लड़ रहे थे, इसीलिए बुलाया गया ना। तो आजकल के जो हमारे छात्र हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, हमारे जर्नलिस्ट हैं वो टेररिस्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ UAPA ये चीजें लग रही हैं ना। तो उनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? सत्ता पक्ष के लोग तो लड़ नहीं सकते। तो जो अचंभे की बात यह है कि ये वंदे मातरम की बात करते हैं जब हमें वंदे मातरम की बात करनी चाहिए। वंदे मातरम तो हमें चिल्लाना चाहिए ना। इनका क्या हक है? ये तो अत्याचार रोज करते हैं, जनता के ऊपर रोज करते हैं ये अत्याचार, इनका क्या हक है? एक बात दूसरी बात,
दूसरी बात आपके पास रखना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि ये मुस्लिम अपीजमेंट है। ये इन्होंने बात कही, मैं आपको एक उदाहरण दे दूं कि जस्ट नोट दिस, अप्रैल 25, 1998 में एक यूपीए सरकार ने सर्कुलर इशू किया जिसको बोलते थे कल्प योजना। एक सर्कुलर इशू हुआ था, उसके बारे में ये कहा गया कि हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट एडेड स्कूल में ये गाना गाया जाएगा, वंदे मातरम। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, वहां बड़ा बवाल हो गया और वहां बच्चों को स्कूल से बाहर कर दिया। तो वाजपेयी जी को जब नवंबर में वो उत्तर प्रदेश गए उनको पता चला ये क्या हो रहा है, तो उन्होंने दिसंबर 3-4 में मीटिंग बुलाई और ये सर्कुलर वापस लिया गया। ये इतिहास की बात है। उस समय कोई मुस्लिम अपीजमेंट नहीं थी। वाजपेयी जी ने समझा कि हम विवाद की राजनीति नहीं करना चाहते, और उस समय मालूम जो मंत्री था, जो बेसिक एजुकेशन का मंत्री था, वो रविंद्र शुक्ला था। तो मैं आपको उसका नाम भी दे देती हूं कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि जो वंदे मातरम है ये मातृभूमि की रक्षा के लिए भी है, लेकिन अत्याचार के खिलाफ ये हमारा हक भी है। संक्षिप्त करिए, समय हो गया। हमारा मानव अधिकार है कि जहां जहां अत्याचार होगा हम उसके प्रति प्रोटेस्ट करेंगे। 2 मिनट। नहीं, अब सभी के साथ एक सा है, और अब मैं सोचता हूँ कि आपको बहुत सारे लोग सुनना चाहते हैं। आप एक विद्वत मुझे बात करनी, लेकिन आप कम समय आते हैं इसलिए कम लोग सुनते हैं। धन्यवाद। अलाउ मी सर। आपकी पार्टी के पास समय नहीं है। महाराजा संजय ओबा। सर 1 मिनट। 1 मिनट में बात कीजिए। 1 मिनट। 1 मिनट। Just 1 minute. 1 minute. So just want to. One minute. सर दो छोटी सी बातें आपके सामने रखूंगा। 2 छोटी सी बातें। जब ये बात रविंद्रनाथ टैगोर को बताई गई कि भाई इसमें बड़ी विवाद हो जाएगा, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा ये मैं आपको बताता हूं। टू मी द स्पिरिट ऑफ टेंडरनेस एंड डिवोशन एक्सप्रेस्ड इन द फर्स्ट पोर्शन, द एम्फसिस टू गिव टू द ब्यूटीफुल एंड बेनिफिशिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आवर मदरलैंड मेड अ स्पेशल अपील, सो मच so that I found no difficulty in dissociating it from the rest of the poem. And this was endorsed by Gandhi ji. This was endorsed by Gandhi ji. This was endorsed by Gandhi ji. He said, this was endorsed by Gandhi ji, and Gandhi ji said, it is an anti-imperialist cry. It had never meant to me that it was a Hindu song or meant only for Hindus. This is what Gandhi ji said. And he said, these are evil days that have come in this country. So the point is, sir, the point is just one sentence, sir. One sentence. This was a movement against the partition of Bengal. Now you are partitioning the minds of this country. आप बोलिए। आपकी बात